हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई ऐप गुरु पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा में अब समय नहीं बचा है। यूपी पैट की और यूपी कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए हम आपका इसी क्रम में आज आपका हम हिंदी का मॉडल पेपर सेकंड लेकर आए हैं, जो आपका यूपी पैट और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कराएगा। और अन्य परीक्षाएं भी हैं, जैसे आरओ, बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड जैसी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कराएगा। इसी क्रम में हम आप आगे बढ़ते हैं और आपकी आज जो सिलेक्शन वाली क्लास है हिंदी की 7 बजे, इसका हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। आज आपको संज्ञा और विशेषण और कारक से प्रश्न लिए गए हैं, लिंग वचन से भी प्रश्न लिए गए हैं। आपके आज 30 प्रश्नों का संकलन आपके सामने रखा गया है। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा आपको बताना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सभा, ऑप्शन नंबर बी आपका है कक्षा, ऑप्शन नंबर सी आपका है भीड़, ऑप्शन नंबर डी आपका है दौड़। इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है? आपको बताते हैं कि संज्ञा के जो अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, संज्ञा के जो अर्थ के आधार पर भेद होते हैं वे 5 होते हैं। संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका है भाववाचक संज्ञा, चौथा आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा आपका है ये समूहवाचक संज्ञा। इसमें आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा जब होती है, जब किसी हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जहाँ पर हम किसी जाति विशेष की बात करते हैं वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा हम जहाँ पर किसी भाव को व्यक्त करते हैं वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है, जिसे हम छूकर महसूस ना कर पाएँ वहाँ पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। आगे आपको मिलेंगे, इसके भी प्रश्न बताना होगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा आपको जहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा वहाँ पर होती है जहाँ किसी द्रव्य का वस्तु का बोध होता है, जैसे घी है, सोना है, चांदी है, तरल पदार्थ का वहाँ पर बोध होता है। जो वस्तु द्रव्यवाचक संज्ञा का एक मेन चीज़ बताते हैं कि इसको पूर्ण रूप और अंश रूप इसका एक सा ही होता है द्रव्यवाचक संज्ञा का। और समूहवाचक संज्ञा जहाँ पर कुछ समूह इकट्ठा हो, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सभा, ये आपका समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ सभा जब कुल लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर सभा होती है। कक्षा एक लोगों से नहीं बनती है, आपकी जो कक्षा होती है वो भी एक लोगों से नहीं बनती है, यहाँ पर भी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि अनेक छात्रों से मिलकर एक कक्षा बनती है। भीड़ भी आपकी समूहवाचक संज्ञा है, क्या भीड़ में भी अत्यधिक लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर भी समूहवाचक संज्ञा होती है। और दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जो दौड़ है आपका वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसलिए आपका ये राइट आंसर होगा। दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आपके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब प्रश्न आपका वैसा ही आ गया है कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, यानी कि वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्य या तरल पदार्थ का बोध होता है, जैसे घी है, सोना है, चांदी है, पीतल है आदि चीज़ें, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का एक प्रमुख ऐसा रूप होता है, परिभाषा है, जिसका पूर्ण रूप और अंश में कोई परिवर्तन ना हो, वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आपका इसका जैसे ऑप्शन नंबर 1 खटाई है, बी मिठाई है, और सी जो ऑप्शन आपका है
यहाँ पर सी ऑप्शन है। सी जो आपका ऑप्शन है दूध है और डी ऑप्शन ठंड है। तो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा इसके पूर्ण अंश, पूर्ण में और अंश में कोई परिवर्तन नहीं। जैसा सोना है, जैसे सोना होता है, सोना, हम सोने का सोना का एक टुकड़ा लेते हैं तो उसे भी सोना कहते हैं, और सोना का एक बड़ा रूप लेते हैं उसे भी सोना कहते हैं। इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। पीतल है आपका, जैसे पीतल का हम एक टुकड़ा लेते हैं छोटा सा, उसे भी हम पीतल कहते हैं, और एक बड़ा टुकड़ा लेते हैं उसे भी हम पीतल कहते हैं। घी है आपका, घी हम थोड़ा सा लेते हैं उसे भी घी कहते हैं, और ज़्यादा लेते हैं उसे भी घी कहते हैं। इसके पूर्ण और अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि बड़े भाग और छोटे भाग में जिसके कोई परिवर्तन ना हो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो आपको जब दूध है, थोड़ा दूध लें या कम ज़्यादा दूध लें, लेकिन दूध में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मिठाई, यह आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यह किसी की जाति को बता रहा है। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब मिठाई में हम बर्फ़ी कहेंगे, बर्फ़ी कहेंगे तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो, क्योंकि यह एक व्यक्ति विशेष है। बर्फ़ी, अगर हम मिठाई में लड्डू कहेंगे तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यह एक व्यक्ति विशेष है। लड्डू एक व्यक्ति विशेष है, बर्फ़ी एक व्यक्ति विशेष है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और जो आपका मिठाई है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यह संपूर्ण मिठाइयों का बोध कराता है। जातिवाचक जो संज्ञा होती है संपूर्ण जाति का बोध कराती है। ठंड जो आपका है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो ठंड है आपका, यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि जिस चीज़ को हम छूकर महसूस ना कर सकें, जिस चीज़ को हम छूकर महसूस ना कर सकें वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। ठंड को हम कभी छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ठंड हमेशा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। जिन चीज़ों को हम छूकर महसूस ना कर पाएँ उन्हें आप समझ लीजिए कि वह आपकी भाववाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आपके सामने है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं ऑप्शन में। इसका ए ऑप्शन है आसमानी, बी ऑप्शन है नियमित, सी ऑप्शन है पाश्चात्य, डी ऑप्शन है अनुशासन। इसमें आपको इन विशेषणों में से आपको संज्ञा बतानी है कि संज्ञा इनमें कौन सी है। जो आसमानी है यह आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह आपका इसकी गुण बताता है, यह गुणवाचक विशेषण है आसमानी। और डी आपका बी ऑप्शन जो नियमित है, सी ऑप्शन आपका पाश्चात्य है, और डी ऑप्शन आपका अनुशासन है। अनुशासन आपका इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह एक अनुशासन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि जब अनुशासन होता है तो उसे हम छूकर महसूस अनुशासन को नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। यह आपका भाववाचक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गरीबों की सहायता करो। आपका अगला प्रश्न है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है या विशेष है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? इसमें आपको बताना है कि गरीब जो आपका शब्द है वो क्या है। आपका जो भाववाचक मैंने संज्ञा भी आपको बताई है कि जहाँ पर हम किसी चीज़ को छूकर महसूस ना कर सकें वहाँ पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। और आपका सी ऑप्शन जो जातिवाचक संज्ञा गरीब यानी कि कोई एक व्यक्ति गरीब नहीं होता है। जब गरीब होता है तो उसका पूरा परिवार गरीब होता है। यहाँ पर एक मतलब गरीब व्यक्ति जब होता है तो उसका परिवार व्यक्ति होता है या एक कोई समूह गरीब होता है, यानी कि पूरी जाति का बोध कराता है गरीब। तो गरीब में आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। आपका इसका राइट आंसर सी है। सी आपका इसका राइट आंसर है। विशेषण जब कोई शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जब कोई शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वहाँ पर विशेषण होता है। और विशेष वह होता है जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वहाँ पर विशेष होता है। जहाँ पर जो विशेषण की विशेषता बतलाई वहाँ विशेष होता है। इसलिए आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा। बुढ़ापा में आपको बताना है कि बुढ़ापा जो आपका क्या है। जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा है। अब आपको बताना है कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा किस प्रकार की
संज्ञा है, भाववाचक है या जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। जातिवाचक मैंने आपको बताया है, जहाँ संपूर्ण जाति का बोध कराए वहाँ पर जातिवाचक होता है। जैसे जातिवाचक के कुछ आपको हम उदाहरण बताते हैं, जैसे गाय है, जातिवाचक में जैसे हम गाय है, भैंस है, ये आपका किसी संपूर्ण जाति का, यानी कि गाय जो है आपकी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। कितनी गाय हैं, सभी गायों का बोध कराती। नदियां हैं, नदी जैसे है आपका जो नदी है वो आपका जातिवाचक है, लेकिन जो नदी के नाम आएंगे जैसे कि गंगा आएगा तो यह आपका व्यक्तिवाचक होगा। अगर नाम लेकर कहेंगे गंगा नदी या यमुना नदी तो आपका यह व्यक्तिवाचक होगा, और नदी सिर्फ शब्द आएगा तो वहाँ पर आपका जातिवाचक होगा। भाववाचक संज्ञा आपको मैंने बताया है, जिसे छूकर महसूस ना कर सकें वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे जवानी, जवानी, जवानी हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, यह इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। जैसे आपका चतुराई, चतुराई को हम छू नहीं सकते हैं, चतुराई, चतुराई आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे कि और एक आपको बताते हैं उदाहरण, शत्रुता, शत्रुता, शत्रुता भी आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा को मैंने आपको भी बताई हैं कुछ उदाहरण, और जैसे समूहवाचक संज्ञा में जहाँ भीड़ होती है, सभा होती है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। झुंड हो, दल है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ पर होती है जहाँ किसी पर व्यक्ति विशेष की बात की जाती है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम गंगा, यहाँ पर गंगा नदी की बात व्यक्ति विशेष की हो रही है। तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास यहाँ पर व्यक्ति विशेष हैं, यहाँ पर इसलिए किसी का नाम होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तुलसीदास, तुलसीदास जी जो हैं वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसी शहर का नाम, जैसे किसी शहर का नाम पटना, पटना लेते हैं या हम कानपुर कहते हैं तो यह व्यक्ति विशेष है, लेकिन हम अगर शहर कहते हैं केवल तो यह शहर जो आपका जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन जब हम शहर का नाम लेंगे तो यह आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। और बढ़ापा, यानी कि बढ़ापा को हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए बढ़ापा कौन सी संज्ञा है, आपको राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आता हुआ, क्योंकि यहाँ पर बढ़ापे को हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं, और बढ़ापा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा होगी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का दौड़ता है। आज आपको मैं संज्ञा के सभी प्रश्नों का सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको आने वाले कोई भी संज्ञा का प्रश्न में बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। आप किसी भी संज्ञा के प्रश्न में आप हिलेंगे नहीं। आप आज के बाद लड़का दौड़ता है किस प्रकार का, लड़का में किस प्रकार की संज्ञा है? जो लड़का है आपका ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी आपका समूहवाचक। लड़का दौड़ता है, लड़का में आपकी किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपका इसमें राइट आंसर बी होगा, क्योंकि लड़का एक जाति का बोध करा रहा है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर किसी जाति का बोध होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि लड़का कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। लड़का एक व्यक्ति विशेष नहीं है, यह लड़का है। लड़का कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, तुलसीदास भी हो सकती है लड़का, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या है? जो बाप है उनका संबंधवाचक, यानी कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप पूछा है। ऑप्शन नंबर एक होगा बापा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बापती, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बपौता, ऑप्शन नंबर डी होगा आपकी बपौती। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप पूछा है, तो आपका इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बपौती, यह बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसलिए है क्योंकि हम लोग जब कुछ चीज़ को कहते हैं तो इन्हें बाप को बपौती ही बोलते हैं कि बाप की बपौती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बाप का बपौती से संबंधवाचक है। संबंध, जहाँ पर संबंध का बोध होता है वहाँ पर संबंधवाचक संज्ञा होती है। किसी के साथ संबंध को दोहराया जाए वहाँ पर संबंधवाचक संज्ञा होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पथ है। आपको पशु बताना है। पशु पर रेखांकित लगा हुआ है निशान रेखांकित का, इसमें आपको पशु बताना है। पशु चर रहे हैं
तो पशु किस प्रकार का शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? पशु व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताई है कि जहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात होती है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जहाँ पर किसी जाति का बोध होता है वहाँ पर जाति वाचक संज्ञा होती है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में जहाँ किस पर किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, जैसे घी है, सोना है, चांदी है, पानी है आदि चीज़ों का प्रयोग हो, वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको विशेष उदाहरण बता दिया है, जब जिस किसी चीज़ को हम छूकर महसूस न कर पाएँ वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। पशु चर रहे हैं तो किसी एक पशु का बोध तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पूरी जाति का बोध हो रहा है। जहाँ पर जाति का बोध होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। पशु चर रहे हैं तो आपका पशु में जातिवाचक संज्ञा होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अब आपको बताना है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। पशु चर राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल जो है यह एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है। राज्यपाल कोई भी हो सकता है, एक महिला भी राज्यपाल बन सकती है, एक पुरुष भी राज्यपाल बन सकता है। जैसे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और पिछले जो राज्यपाल थे पिछले कार्यकाल में जो 2014 के कार्यकाल में तब राज्यपाल हमारे राम नाईक थे। तो राज्यपाल एक पुरुष भी हो सकता है और राज्यपाल एक महिला भी हो सकती है, इसलिए राज्यपाल भी आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। उसका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से शब्द आए हैं, यानी कि लिंग से। आपके जो लिंग हैं वो हिंदी में लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में जो पूछा जाता है अक्सर प्रश्नों में कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग होते हैं वो आपके दो प्रकार के, हिंदी में लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग और नंबर दो स्त्रीलिंग। संस्कृत में आपके लिंग तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर नपुंसक लिंग और जुड़ जाता है। विशेष इम्पोर्टेंट है ये। आपका जब यूपी टेट और आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो आपको वहाँ पर पूछा जाता है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, और संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की, क्योंकि वहाँ पर एक नपुंसक लिंग और जुड़ जाता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें देश है, नगर है, झील है, और ऑप्शन नंबर सी आपका जो द्वीप है बताना है। पुल्लिंग की पहचान आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देश, जैसे देश वह देश से निकाला गया, तो यहाँ पर कौन सा है? पुल्लिंग है, क्योंकि निकाला गया। कि जब कोई चीज़ आप बोलकर एक चीज़, जब कोई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं तो आप उन्हें अपने हिसाब से बोलकर देखिए। देश से निकाला गया तो यहाँ पर क्या आया है आपका? निकाला, यानी कि पुल्लिंग है। वह नगर से चला गया, नगर से चली नहीं गई, वह नगर से चला गया, तो यहाँ पर आपका पुल्लिंग है। और जो झील शब्द है डी ऑप्शन आपका स्त्रीलिंग है, क्योंकि कुछ शब्द आपके हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे उसमें झील भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ आपकी निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब यहाँ पर आपका आया है पुल्लिंग शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। दया, मुझे उस पर दया आ गई, ऑप्शन नंबर दो, पहला ए, ऑप्शन नंबर ए, मुझे उस पर दया आ गई, यानी कि यह स्त्रीलिंग है। माया, आपको माया जाल घेरे हैं क्या? घेरी है माया एक स्त्रीलिंग का शब्द है। और भाषा आपका, भाषा किस प्रकार शब्द है? भाषा बोली जाती है, भाषा लिखी जाती है। आपकी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा लिखी जाती है, यानी कि भाषा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, यानी कि आभार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर है, पुल्लिंग। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो आपका पुल्लिंग होगा। कुछ शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे कि पेड़ों के नाम,
पेड़ों के नाम जो होते हैं, जो पेड़ों के नाम होते हैं, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द जाते हैं। यह पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग में, अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कि बाजरा, गेहूँ, जौ, उड़द, जो अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि पीपल, आम, शीशम, जामुन। ज़्यादातर पेड़ों के नाम पुल्लिंग में ही है। आपके अगर पेड़ों का नाम पूछा जाए तो आपको पुल्लिंग ही मानना है। अनाजों के नाम पूछे जाएँ तो आपको पुल्लिंग ही मानना है। जैसे द्रव पदार्थों के नाम पूछें, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे द्रव पदार्थों के नाम कुछ अपवाद हैं, लेकिन अधिकतर यानी कि अधिकतर द्रव पदार्थों के नाम जो होते हैं, द्रव पदार्थ पुल्लिंग होते हैं अधिकतर। कुछ द्रव पदार्थ आपके स्त्रीलिंग भी होते हैं, लेकिन अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि घी है, सोना है, चांदी है, पीतल है, ये आपके पीतल है, ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, ऑप्शन नंबर बी कष्ट, ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर सी क्षमा है, ऑप्शन नंबर डी सेना है। आशा, मैं आपसे यह आशा रखता हूँ या रखती हूँ। ऑप्शन नंबर बी आपका कष्ट है, आपको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। कष्ट आपको उठाना ही पड़ता है, उठानी नहीं पड़ती है। इसलिए सेना आई, सेना की भर्ती हुई, सेना की भर्ती हुई। क्षमा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ या मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, जो हमेशा पुल्लिंग में रहता है, यानी कष्ट। चाहे मैं आपको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा, कष्ट शब्द जो है आपका पुल्लिंग है। इसका जो बी ऑप्शन राइट है वो आपका कष्ट है। आपको कष्ट उठाना पड़ा, यानी कि आपसे बोलकर सोचिए, अब वो आपको कष्ट उठाना पड़ता है, उठानी नहीं पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आपको कष्ट उठाना पड़ा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न आपका इसी के साथ स्क्रीन पर आता हुआ। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द में आपको बताना है कि कौन सा वचन है। आजकल भारत की जनता, जो आजकल भारत की जनता है, तो जनता शब्द में आपने पूछा है कि जनता शब्द जो किस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए है एक वचन, ऑप्शन नंबर बी है बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी है आपका द्विवचन, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। पहले हम आपको बताते हैं कि यह वचन से लिया गया है, और आपको सबसे अच्छी बात बता देते हैं कि हिंदी, जब आपसे हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होती हैं, एक वचन और बहुवचन। क्यों? और हिंदी में जो वचन हैं, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो द्विवचन का जो ऑप्शन है ये तो आपका होगा नहीं, इसलिए यह आपका यहाँ से कट हो जाता है। क्योंकि हिंदी में, संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। जब आप यूपी टेट और यूपी सीटेट की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ पर संस्कृत पढ़ने को मिलेगा, जिसमें मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। मैं आपको यूपी जब टेट और सुपर टेट और सीटेट की तैयारी कराऊंगा तो वहाँ मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का विषय पढ़ाऊंगा। चाइल्ड डेवलपमेंट और आपका हिंदी का सब्जेक्ट रखूँगा, उसमें आपको बताएंगे बहुत सी चीज़ें। और तो संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन और द्विवचन, लेकिन हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन कटेगा। जनता शब्द जो आपका है वो एक वचन है, क्योंकि कुछ शब्द
हमेशा जनता, यानी कि कुछ शब्द हमेशा एक ही वचन में, कुछ शब्द हमेशा एक ही वचन में रहते हैं। नित्य एक वचन शब्द आपको हम बताते हैं, जैसे कि क्रोध है, क्षमा है, छाया है, प्रेम है। जो शब्द ये क्रोध है, ये हमेशा एक ही वचन में क्रोध, क्षमा, छाया, ये आपको इसी यहीं से प्रश्न फंस जाता है। आप क्रोध है, क्षमा है, छाया है, जनता है, क्रोध है, क्षमा है, छाया है, जनता है, पानी है, दूध है, पानी है, दूध है, वर्षा है, हवा है और आग है। ये शब्द आपके नित्य एक वचन के शब्द हैं। ये हमेशा आपके एक वचन में ही प्रयोग होंगे। जो शब्द जैसे जनता है, यह आपका एक वचन में प्रयोग होता है। क्रोध है, क्षमा है, छाया है, पानी है, दूध है, वर्षा है, हवा है, ये शब्द हमेशा आपके एक ही वचन में प्रयोग होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा एक ही वचन में प्रयोग होते हैं। इनका जहाँ भी प्रयोग आए, क्रोध या क्षमा, छाया, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, यह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, एक वचन, क्योंकि जनता का जो पूछा गया है वचन वो एक वचन का ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वधू का बहुवचन क्या होगा? वधू शब्द का आपको बहुवचन बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका वधुएं, ऑप्शन नंबर बी आपका वधुओं, ऑप्शन नंबर सी है आपका वधुएं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, वधुएं। ऑप्शन नंबर, क्योंकि जब हम किसी शब्द का एक वचन से बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो आपका जो बड़ो ऊ की मात्रा होती है, ये बड़ो ऊ है, उसकी मात्रा जो है वो छोटे ऊ में परिवर्तन हो जाती है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, जब हम एक वचन का बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो बड़ी ई, यानी कि अगर बड़ी ई है, कहीं पर बड़ी ई होगी, जैसे कि कुछ आपको हम ऑप्शन बताते हैं, जैसे कि आपको हम ऑप्शन बताते हैं नारी, नारी, तो नारी का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसका बहुवचन बनेगा आपका नारियाँ, क्योंकि जो बड़ी ई है हमेशा छोटी ई में परिवर्तन होगी और जो आपका बड़ो ऊ की मात्रा हमेशा छोटे ऊ में परिवर्तन होगी। जैसे अब मैंने आपका ऑप्शन इसी में दिया गया है वधुएं, तो वधु जो है, वधु ऊ पर बड़े ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ में परिवर्तन हो जाएगी, और जो नारी पर बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में परिवर्तन हो जाएगी। और इसकी भी कुछ ऑप्शन है, जैसे रानी, तो रानी में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसका जब बहुवचन होगा तो रानियाँ बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगा, छोटी ई की मात्रा लगेगी, इसका बन जाएगा रानियाँ। और जैसे और अगले प्रश्न पर चलते हैं इसी के साथ। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीयों, ऑप्शन नंबर बी आपका भारतीय, ऑप्शन नंबर सी है आपका भारतीयों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन पूछा गया है भारतीय शब्द में बहुवचन क्या होगा, तो भारतीय शब्द का आपको बहुवचन बताना है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें अक्सर बच्चे गलत करेंगे क्योंकि वो सोचेंगे अभी सर जी ने बताया है कि भारतीय जब बड़ी ई की मात्रा हो तो वो छोटी ई में परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारतीय जो शब्द है वो आपका एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपका भारतीय से लिया गया है। आप भारतीय हैं तो आप, यानी कि भारतीय शब्द का बहुवचन हमेशा आपको यह विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि इसमें मात्रा का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, क्योंकि भारतीय शब्द का बहुवचन हमेशा भारतीय ही होता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा ही लगती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आपको इस प्रश्न को विशेष तौर पर याद रखना ही पड़ेगा कि भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों ही होगा। विशेष नोट कर लीजिए, इसमें आप IMP लगा लीजिए क्योंकि यह अक्सर ही पूछा जाता है। वेरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न आया है बहुत ही जानदार और शानदार, कि आपका प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है?
कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर ए है कवित्री, ऑप्शन नंबर बी है कवियत्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका कवियत्री, ऑप्शन नंबर डी है आपका कवियत्री। क्योंकि यहाँ पर आपको इसे जब आपको शुद्ध और अशुद्ध वाले वाक्य करना होता है तब भी यह बहुत पूछा जाता है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपका जैसा कि मैंने बताया है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कवित्री और कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है और कवित्री आपका ऐसे लिखा जाता है। इसे विशेष तौर पर नोट करिए, क्योंकि आपको जब शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए दिए जाते हैं, शुद्ध आते हैं, तो वहाँ पर कवित्री शब्द अक्सर आता है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है, और यही आपके ऑप्शन 4 होते हैं और बच्चे अक्सर बी ऑप्शन में टिक कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा और कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? फिर आपका एक संज्ञा से प्रश्न आया है कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द आपको बताना है कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी पुराना, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी मोटा। जो संज्ञा शब्द, जब मैंने आपको संज्ञा के बताई थी कि 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, तो उसमें आपको कोई भी संज्ञा का शब्द बता दीजिए संज्ञा शब्द कौन सा। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जो आपका नीला है यह आपका एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर नीला जो है आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता बतलाता है। जब किसी की विशेषता बतलाई जाती है कि यह चीज़ नीली है, पीली है, हरी है, गुलाबी है, तो वहाँ पर गुणवाचक होता है, गुणवाचक विशेषण होते हैं, क्योंकि यह उसका गुण बता रहा है कि वहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। पुराना भी आपका गुणवाचक है, नया है, पुराना है, यह भी आपका गुणवाचक है, और मोटा है, पतला है, यह भी उसकी विशेषता बतलाई जा रही है। जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है यहाँ पर विशेषण होते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों ही विशेषण हैं। गंगा शब्द मैंने आपको बताया है कि गंगा आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा जो आपकी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा एक नाम है, गंगा नदी। और अगर आपका नदी होता, नदी प्रश्न है नदी, तो नदी आपका जातिवाचक है, लेकिन जब नदियों में ही आपकी गंगा, आपसे पूछा जाएगा गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों के नाम पूछे जाएं, अगर नदियों के नाम पूछे जाएं तो यह आपकी व्यक्तिवाचक हैं, और सिर्फ नदी पूछा जाए कि वह नदी बह रही है, नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी आपकी जातिवाचक है। अगर वहाँ पर गंगा नदी बह रही है तो गंगा में कौन सी संख्या है, तो वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक है। आपका इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि गंगा शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ए, टिक कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर इसी के साथ। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अब आ गया है आपका, यहीं से प्रश्न पूछ लिया गया है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन आपका पूछा गया है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। वचन मैंने आपको बताया है कि हिंदी भाषा में वचन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में अगर वचन पूछे जाएंगे तो वो आपके 3 प्रकार के होंगे, क्योंकि वहाँ पर द्विवचन नाम का एक शब्द और जुड़ जाएगा। और हिंदी में अगर पूछे जाएंगे आपके तो वचन आपके 2 ही प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल प्रश्न है, और फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अब दही पूछा गया कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? उभयलिंग लिंगी शब्द होते हैं, कुछ शब्द उभयलिंगी भी होते हैं, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? दही शब्द
ऑप्शन नंबर डी जो उभयलिंग है, इसमें हम आपको बता दें कि कुछ जो स्त्री और पुल्लिंग दोनों की विशेषताओं में आते हैं, जो स्त्री भी हो और पुल्लिंग भी हो, तो उन शब्दों को हम कहाँ पे रखेंगे। जैसे कुछ शब्द होते हैं प्रधानमंत्री, भाई प्रधानमंत्री है तो इसे हम कहाँ रखेंगे भाई। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, श्रीमती इंदिरा गांधी भी हमारी प्रधानमंत्री रही हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हें हम कहाँ पर रखेंगे। पुरुष भी हो सकता है, स्त्री हो सकता है, भाई प्रधानमंत्री शब्द को हम कहाँ रखेंगे, तो यह आपका उभयलिंगी में आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री शब्द पुल्लिंग भी हो सकता है, और प्रधानमंत्री जो है आप पद पर आपका पुल्लिंग भी बैठ सकता है और स्त्रीलिंग भी बैठ सकता है। तो जहाँ पर दोनों लोगों की प्रधानता हो वहाँ पर हम हमेशा उभयलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हमारा कोई भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है और महिला और पुल्लिंग भी हो सकता है, तो डॉक्टर को भी हम उभयलिंगी में रखेंगे। इंजीनियर, इंजीनियर कोई भी हो सकता है, इसे भी हम इंजीनियर को भी हम पुल्लिंग में ही इंजीनियर, इंजीनियर को भी हम उभयलिंग में रखेंगे। मैनेजर, मैनेजर भी कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर भी कोई हो सकता है, इन्हें भी उभयलिंग में रखेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की चीज़ों का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम उभयलिंगी होते हैं। नपुंसक लिंग का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं। यह जब संस्कृत में आपसे लिंग पूछे जाएंगे तो वहाँ पर लिंग आपके 3 प्रकार के होंगे। संस्कृत में जो होते हैं वो लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और उभयलिंग इसमें हिंदी में 1 प्रकार का और होता है, जिसकी गिनती तो नहीं होती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे प्रधानमंत्री है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैनेजर है, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। अगर स्त्री और पुल्लिंग दोनों की विशेषता जो शब्द बतलाएँ तो वहाँ पर हमको उभयलिंग मारना है। तो जैसे हम इसका राइट आंसर दही क्या है, दही जम गई, दही जम गया, हम प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग कर कर हम उसमें कुछ शब्द कर लेते हैं। और दही जम गया यानी कि दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है, दही शब्द है आपका पुल्लिंग, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कुछ हम आपको देते हैं, जैसे एक प्रश्न आपको हम देते हैं, इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए है आपका समुद्र, ऑप्शन नंबर 2 है आपका भारत, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, भारत। ऑप्शन नंबर 3 है आपका देश, और 4 ऑप्शन नंबर आपका है नगर। इसमें आपको स्त्रीलिंग की पहचान करनी है, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बच्चे बताएंगे कि समुद्र और देश और भारत और नगर में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें सभी शब्द पुल्लिंग है, कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। समुद्र भी पुल्लिंग है, देश भी पुल्लिंग है, और नगर भी पुल्लिंग है, और भारत भी पुल्लिंग है। क्योंकि जल, हम आपको बता ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, जल और स्तरमंडल जो सागर महासागर जैसे होते हैं भी, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। प्रशांत जैसे महासागर जो आपके कितने हैं, महासागर कितने हैं आपके, महासागर आपके 7 हैं, वो भी आपके पुल्लिंग में ही आते हैं। और जल है, स्थलमंडल है, और आपके भूमंडल है, ये भूमंडल है आपका, भूमंडल है, ये भी भाग आपके पुल्लिंग में ही आते हैं। इसलिए आपका जलमंडल में ऐसे समुद्र है, तालाब है, ये आपका पुल्लिंग में आएगा। लेकिन झील इसका जो बात है, झील है, झील में झील है जो वो झील स्त्रीलिंग होता है, ये आपको विशेष तौर पर याद रखा है। झील आपका है वो स्त्रीलिंग होता है, इसे आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है अक्सर। और स्थलमंडल में जैसे देश है, नगर है, भारत है, और जिस जो देश विदेश देशों के नाम होते हैं वो सभी ही पुल्लिंग में आते हैं। तो यहाँ पर आपका समुद्र भी पुल्लिंग है, देश भी आपका पुल्लिंग है, और आपका नगर भी पुल्लिंग है, और आपका भारत भी पुल्लिंग है कुछ। और आपका इसका राइट आंसर पुल्लिंग है, दही शब्द आपका पुल्लिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हे राम तुम कहाँ हो, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए संबंध। अब आपका प्रश्न कारक से आ गए हैं। आज के सेशन में मैंने आपको संज्ञा से सब प्रश्न कराए हैं, और शब्द से प्रश्न कराए हैं, और रूप और वचन से भी प्रयोग कराए।
आज के सेशन में मैंने आपको संज्ञा के भी प्रश्न कराए हैं और आपके लिंग के भी प्रश्न कराए हैं। लिंग भी हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती हैं। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की भी होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको वचन भी कराए हैं आज के टॉपिक में। मैंने वचन भी आपको कराए हैं। वचन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब आपके आ गए हैं आज के टॉपिक में कारक। कारक आपके हिंदी में होते हैं 8 प्रकार के और संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे जब संस्कृत पढ़ाएंगे तब। अभी तो आपके कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक और या अपादान कारक। इसमें आपको बताना है हे राम तुम कहाँ हो। संबंध कारक का प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं? जैसे जहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यहाँ पर संबंध कारक का हम प्रयोग करते हैं। संबंध कारक का प्रयोग हम आपका का, की, के, कॉमा, रा, री, रे, ना, नी और ने, ऐसे जहाँ पर संबंध दर्शाया जाए वहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग। अधिकरण कारक का प्रयोग हम मैं, पे, पर, यानी जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो या मैं, जब कोई चीज़ यानी कि जब कोई चीज़ आपकी किसी के ऊपर होती है वहाँ पर हम हम संबंध में, पे और पर, वहाँ पर हम अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। अपादान से अलग होने में, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है वहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ किसी से अलग हो वहाँ से हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं अलग होने के योग में, यानी कि पृथक, जब पृथक, अलगाव की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में, यानी कि तुलना की स्थिति में भी अपादान कारक होता है। यह भी आपको याद रखना है। जब हम तुलना की स्थिति में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जब हम किसी के बीच किसी से तुलना करते हैं वहाँ भी हम अपादान कारक का ही प्रयोग करते हैं। और अलगाव की स्थिति में जब हम कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे जो गंगा नदी है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो अपादान कारक का प्रयोग होगा, क्योंकि जो गंगा नदी है वो हिमालय से अलग हो रही है। जब किसी चीज़ का किसी से अलगाव या अलग की स्थिति होता है तो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक का ही प्रयोग होता है। और अपादान कारक का प्रयोग हम एक जगह और करते हैं तुलना की स्थिति में, जैसे राम मोहन से अच्छा है। यहाँ आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ अलगाव की स्थिति नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर तुलना हो रहा है। जब किसी चीज़ की किसी से तुलना करते हैं तो वहाँ पर भी हम अपादान कारक का ही प्रयोग करते हैं। संबोधन, यानी कि संबोधन का प्रयोग जब वहाँ पर होता है जहाँ हे, रे, अरे, भो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। विस्मय आदि का प्रयोग, जहाँ विस्मय आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे हे जो आपका इसमें वाक्य में प्रयोग है, हे, रे, अरे, भो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और विस्मय वाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जो आपका ये चिन्ह है, इस चिन्ह का जहाँ पर प्रयोग होता है, विस्मय वाचक चिन्ह है, इसका जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर संबोधन वाचक वाक्य होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और वहाँ पर हम आगे भी आपको व्याख्या के साथ बताएंगे। अगला प्रश्न आपका है कर्म कारक का चिन्ह क्या है। अब इसमें कर्म कारक का चिन्ह पूछा गया है। यहाँ पर आपका कर्म कारक का चिन्ह पूछा गया है। जो कर्ता कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कर्ता, तो कर्ता का आपको बताना है। कर्ता का जो आपका है ऑप्शन नंबर ए है, यह कर्ता का वो है, कर्ता का चिन्ह है। यानी कर्ता कारक का चिन्ह आपसे पूछा जाएगा तो आपका कर्ता कारक का चिन्ह होगा ने। कर्ता ने कर्म को,
यानी कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को और करल से के द्वारा, यानी कि जो सी बी ऑप्शन है आपका से द्वारा, यहाँ पर करल कारक का प्रयोग होता है। जो आपके कारक होते हैं, जो 8 प्रकार के होते हैं, उसमें आपके कर्ता ने कर्म को करल से द्वारा और संप्रदान के लिए, यानी कि संप्रदान के लिए होती, के लिए यानी कि संप्रदान के लिए, यहाँ पर संप्रदान का प्रयोग है, संप्रदान के लिए, यानी कि जब कोई चीज़ किसी के लिए लाई जाती है या किसी को दी जाती है हमेशा के लिए, यानी कि हम जब किसी चीज़ को किसी को देते हैं और उससे वापस ना लें, वापस की स्थिति नहीं होता। जैसे राजा, जो वैसे राजा भिखारी को दान देता है तो वहाँ पर आपका हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग होगा, क्योंकि जो राजा है वो भिखारी को जब दान देगा तो वो उससे वापस नहीं लेगा, तो राजा भिखारी को दान देता है, वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जब किसी चीज़ को कोई चीज़ दी जाए और वापस ना ली जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक का ही प्रयोग होता है। और कर्म कारक की आपकी जो विभक्ति है वो कर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर होगा। कर्ता ने कर्म को करल से द्वारा और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, हमने बताया अपादान यानी कि अलगाव की स्थिति, जब अलगाव की स्थिति होगी, यानी कि अलगाव की स्थिति होगी तो वहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। अपादान से अलग होने में, से अलग होने में जहाँ पर अलगाव की स्थिति होगी या तुलना की स्थिति होगी वहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। और संबंध आपको बताया है, जहाँ पर संबंध का बोध होता है वहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे काकी, रीरे, नानी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। का की, रे, री, ने, नी जैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। और अधिकरण कारक मैंने बताया है आपको, मैं पेपर तो अधिकरण कारक होता है। और संबंध हे, रे, अरे, भो जैसे शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर आपका संबोधन कारक होता है, यानी कि वहाँ पर आपका संबोधन कारक होता है। यही 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। जहाँ पर कर्ता ने, यानी कि कर्ता ने, जहाँ पर कर्ता ने किसी ने कोई काम किया हो वहाँ पर कर्ता यानी कि आपका प्रमुख जो कार्य होता है वो कर्ता, और कर्ता ने कर्म को किसी के लिए किया है, कर्म को दिया है, तो कर्म को और से के द्वारा किसके द्वारा दिया। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से, जब बाण से मारेंगे तो वहाँ पर हम करल कारक होंगे, करल कारक होगा, क्योंकि वहाँ पर से के द्वारा मारा गया है कि राम ने रावण को बाण से मारा, या तो बाण के द्वारा रावण को मारा गया है। जब किसी के द्वारा मारा जाएगा तो वहाँ पर करल कारक का प्रयोग होगा। और राम ने रावण को मारा, तो यानी कि राम ने, कर्ता ने कर्म को यानी कि रावण को मार दिया है, तो वहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग होगा। हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। इसका जो कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह पूछा गया है वो आपका को होगा। अगले प्रश्न की ओर, अब आपका अगला प्रश्न है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द में क्या है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द में क्या है। ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन नंबर बी परसर्ग, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम, और ऑप्शन नंबर आपका डी है वो आपका संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी है जो वो आपका संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो आपका संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए यानी कि रेखांकित वाक्य में बताना है। के लिए मैंने अभी आपको बताया था, के लिए का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, रेखांकित के बाद के लिए का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। कर्ता ने कर्म को करल से के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी कि यहाँ पर परसर्ग, यहाँ पर आपका संज्ञा नहीं है। संज्ञा को मैंने बताया, संज्ञा के आपको 5 भेद होते हैं, जो मैंने संज्ञा के बताए हैं 5 भेद, वो संज्ञा तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ के लिए का पूछा गया है। के लिए हम कारक का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर होता है के लिए। जब संप्रदान कारक का प्रयोग होता है वहाँ पर संप्रदान के लिए का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करल से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि शब्दों के लिए, अधिकरण मैं पेपर, संबोधन हे, रे, अरे, भो, है आपको याद रखना है सभी चीजें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपका जो के लिए है वो आपका परसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम चलते हैं आगे के क्रम में। अगला प्रश्न निम्न में, अब आपका आ गया है, देखिए कितना सिंपल है। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, अब आपको बताना है ये प्रश्न। अब हम आपके लिए छोड़ते हैं कि यहाँ पर अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, और आपको सभी ऑप्शन बताना है। जो ऑप्शन नंबर बी है यह किसका है, कर्ता का, यानी कि कर्ता ने
ऑप्शन नंबर जो बी आपका ये किसका है, कर्म का, यानी कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर सी है कर्ल का, से या के द्वारा से। अब आपको इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर या अधिकरण कारक का प्रयोग होगा, क्योंकि जहां मैं पे पर यानी कि मैं पे पर आदि शब्द आए वहां पर अधिकरण कारक होता है, और जहां पर ने आए वहां पर कर्ता होता है, जहां पर को आए वहां पर कर्म होता है, जहां पर से आए वहां पर करण होता है, जहां पर के लिए आए वहां पर संप्रदान होता है, और जहां पर हे रे अरे भोज जैसे शब्द विस्मय आदि शब्द आए वहां पर संबोधन होता है, और संबोधन में आपका विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है। जहां पर संबोधन आपका होगा वहां पर आपका विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा, यह आपकी एक पहचान है, इसलिए समझ लीजिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। आपका इस श्रेणी में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। जो आपका कर्ता कारक वाला वाक्य है इसे आपको छांटना है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है कि मोहन को जाना है। कर्ता कारक किसमें, कर्ता ने का प्रयोग देखिए अब किस वाक्य में हुआ है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से लगो। देखिए निम्न कर्ता कारक वाला आपको वाक्य छांटना है। बोलिए आपको मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, मोहन को जाना है। अब मोहन को कहाँ जाना है ये आपको देखना है। मोहन को जाना है शीला को रोटी खिलाओ, यानी कि शीला को रोटी खिलाओ। बिमा को पुस्तक दो, बिमा को, अब यहाँ पर बिमा को पुस्तक दो। शाम को मत आना, शाम को मत आना। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता कहाँ पर हो रही है, इस वाक्य में देखिए आप कर्ता की प्रधानता कहाँ पर हो रही है शीला को रोटी खिलाओ। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका शीला, यानी कि शीला यहाँ पर कर्ता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है शीला को रोटी खिलाओ। यहाँ पर यानी कि शीला है वो शीला यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कि शीला को कोई रोटी खिलाएगा तो शीला कर्ता नहीं होगी, कर्ता स्वयं में कार्य करता है। जो स्वयं में कार्य करे वहां पर कर्ता का प्रयोग होता है। यहाँ पर शीला को रोटी खिलाएगा कोई तो शीला कहाँ से कर्ता होगी, यहाँ तो शीला को रोटी खुद खिलाई जाएगी। तो शीला को यानी कि शीला यहाँ पर आपका कर्म कारक होगा। बच्चे बहुत भ्रमित होंगे कि इसमें सभी में को का प्रयोग हुआ है, तो फिर कर्ता कारक कहाँ से होगा, कर्म कारक ही होगा, क्योंकि कर्ता में तो ने का प्रयोग होता है और उसमें जो आपका कर्म कारक में उसमें को का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शीला इसमें जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्ता कारक होता है। यहाँ पर शीला की प्रधानता नहीं है, क्योंकि शीला को कोई रोटी खिलाएगा तो शीला खुद किसी पर आधारित है, तो भाई यहाँ पर तो कर्म कारक होगा, क्योंकि शीला को रोटी खिलाओ तो शीला तो कर्म कारक हो गई। बिमा को पुस्तक दो, यहाँ पर पुस्तक देने की बात की जा रही है भाई। डी ऑप्शन जो आपका है बिमा को पुस्तक दो, यहाँ पर पुस्तक देने की बात की जा रही है, तो बिमा भी आपका कर्ता कारक नहीं होगा। लेकिन आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, अब मोहन को जाना है, यानी किसको जाना है, मोहन को, मोहन खुद जा रहा है, यानी कि मोहन को जाना है, तो मोहन करता है, खुद में उसकी प्रधानता है, उसको ही जाना है। तो जहाँ जिसकी प्रधानता होती है वहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग होता है। जब मोहन को जाना है तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग चिन्ह हुआ है। क्योंकि मोहन को जाना है जरूर नहीं है ने का ही प्रयोग हो, लेकिन कर्ता की जब प्रधानता होती है, मोहन करता है उसकी प्रधानता है कि मोहन को जाना है, जिस वाक्य की प्रधानता होती है वहाँ पर हम कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि मोहन को जाना है। तो आपको इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? कमेंट कर जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो मिलेंगे। और हम आपको इसी तरीके से आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट में आप डालें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये कैसे बताया है, तो उसको मैं आगे से आपको दोबारा से अगली वीडियो में बताएंगे कि ये यहाँ से आया था, यहाँ पर आपकी कमी रही या मेरी कमी रही, ये आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यानी कि फिर कारक का आया है। मैंने यहाँ पर आपके हर प्रकार के प्रश्न रखे हैं, क्योंकि 4-4, 5-5 प्रश्न जब रखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। एक प्रश्न रखने से ज़्यादा समझ में बच्चे को नहीं आता है। प्रश्न आया और चला गया, सर ने बताया और निकल गया। अब प्रश्न कोई छात्र रट तो सकता नहीं, क्योंकि कोई किसी चीज़ को हम रट कर याद नहीं कर रख सकते हैं। जब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम चीज़ को दिमाग में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। क्योंकि जब हम समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार का वाक्य आ जाए। हो सकता है कि परीक्षा में सेम टू सेम प्रश्न ना आए, जैसा हम पढ़ाएं कुछ अलग आ जाए। अगर आपको न रटा है तो हो सकता है आपको ना भी आए,
और नहीं रटा है, समझा है आपने, तो हो सकता है आप आ जाएं। भाई यहाँ पर राम सीता मैंने लिखा है, वहाँ पर और कोई भी नाम आ सकता है, वहाँ पर गीता और श्याम आ सकते हैं। भाई शब्द नाम तो चेंज हो सकता है ना, तो इसीलिए आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो अगला प्रश्न, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, तो यहाँ पर मैंने कहा ना राम सीता से सुंदर है, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? बिल्कुल बच्चे, अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पर अपादान यानी कि अपादान कारक में मैंने क्या बताया था? अलगाव की स्थिति। अभी यहाँ पर आप हिलक जाते, क्योंकि अभी आप सोचते कि सर जी ने बताया था कर्ता ने कर्म को करण से, तो से का प्रयोग हुआ है। मार दो साले ऑप्शन, मार दो ऑप्शन नंबर ए, मार दो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आप समझे उनने की मार दो करण कारक, क्योंकि से का प्रयोग हुआ है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है? अलगाव की स्थिति, जहाँ पर अलगाव की स्थिति हो, अलगाव यानी कि किसी चीज़ से अलग होना हो, अलग होना हो बेटा, यही तो चीज़ होती है। यह हर कोई नहीं बताएगा आपको, सभी आपको बता देंगे कि अलगाव की स्थिति, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा जहाँ पर तुलना की स्थिति होती है, यानी कि जब हम किसी चीज़ से किसी की तुलना करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक का ही प्रयोग होता है। ये आपको हर कोई मास्टर नहीं बताएगा, क्योंकि मास्टर सब मास्टर एक से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका अलगाव की स्थिति में प्रयोग होगा। यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि कारक चिन्ह आपने याद किए, उन्हें कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप मार देते हैं करण कारक। लेकिन करण कारक यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर अलगाव की स्थिति, यहाँ पर तुलना की जा रही है, राम की सीता से तुलना की जा रही है। जब किसी चीज़ की किसी से तुलना की जाती है तो वहाँ पर हम आपको अपादान कारक मारना है। और यहाँ जब किसी चीज़ कोई चीज़ किसी से अलग हो, जहाँ पर अलगाव की स्थिति हो, वहाँ पर भी आप, जैसे मोहन, आपको एक बताते हैं वाक्य, जैसे मोहन जो मोहन 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 घर से निकलकर, मोहन घर से निकलकर जा रहा है, तो वहाँ यहाँ पर फिर से का प्रयोग हुआ है। भाई यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है, मोहन घर से प्रयोग निकल कर जा रहा है, तो आप सोचेंगे कि कर्म कारक मार दें, करण कारक, लेकिन यहाँ पर भी करण कारक नहीं होगा, क्योंकि मोहन घर से अलग हो रहा है। जहाँ पर अलगाव की स्थिति होगी वहाँ पर अपादान कारक होगा, अपादान कारक होगा, और जहाँ पर तुलना की स्थिति होगी वहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा। क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य में राम सीता से सुंदर है, यहाँ पर आपकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अपादान कारक। क्योंकि यहाँ पर तुलना की स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। और संप्रदान कारक का तो प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी चीज़ को किसी को दी जाती है, जब किसी चीज़ को किसी को दी जाती है और हमेशा के लिए दी जाए, जो चीज़ हमेशा के लिए दी जाए, हमेशा के लिए दी जाए। अब इसमें और उदाहरण हैं, जो चीज़ हमेशा के लिए दी जाए, वहाँ पर आपका ठीक है। और अब हम आपको एक चीज़ और बताएं कि संप्रदान कारक का प्रयोग हम और कहाँ कहाँ करते हैं, जहाँ पर किसी चीज़ को पसंद किया जाए। जैसे मोहन को, अब हम एक आपको प्रश्न देते हैं, मोहन को, अब आपको बताना है, मोहन को लड्डू अच्छे लगते हैं, मोहन को लड्डू अच्छे लगते हैं, मोहन को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब आप बताएंगे यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? मोहन को लड्डू अच्छे लगते हैं, मोहन को यानी कि मोहन को, कर्ता को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो आपने सोचा मोहन है, को है, तो यहाँ मार दो कर्म कारक या कर्ता कारक। भाई मोहन कर्ता है, कर्ता की प्रधानता है, लेकिन नहीं, यहाँ भी आपको कौन सा कारक मानना है? संप्रदान कारक। क्योंकि जब किसी चीज़ की किसी में रुचि होती है या कोई चीज़ उसे अच्छी लगती है, मोहन को लड्डू पसंद है, मोहन को लड्डू अच्छे लगते हैं, उसे मिठाई पसंद है, तो यहाँ पर भी हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब आपका प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है?
भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी गई है, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से शत्रुता, वीर। मैंने आपको बताया था अभी कि भाववाचक संज्ञा जो होती है जिसे हम छूकर महसूस ना कर सकें वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। इसी के साथ आपको प्रश्न का जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है शत्रुता, ऑप्शन नंबर बी है आपका वीर, ऑप्शन नंबर डी है आपका गुरु और ऑप्शन नंबर सी है आपका मनुष्य। यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है कि भाववाचक संज्ञा का मैंने आपको एक सिंपल सा नियम बता दिया है, ये समझ लीजिए आप, ये रामबाण है। भाववाचक संज्ञा जहाँ पर किसी चीज़ को हम छूकर महसूस ना कर सकें वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। मनुष्य यानी कि मनुष्य को हम छूकर महसूस कर सकते हैं। आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पर एक जाति का बोध होता है। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि मनुष्य कोई भी हो सकता है, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं भाई, आप मनुष्य, हम मनुष्य और भी लोग मनुष्य हैं, सभी मनुष्य ही हैं, तो मनुष्य तो आपको जातिवाचक संज्ञा हो गई। और आपका गुरु जो है, गुरु भी आपकी जातिवाचक हो संज्ञा हो गई क्योंकि यहाँ पर गुरु भी कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है गुरु और लड़की भी गुरु हो सकती है, लड़का भी गुरु हो सकता है, लड़की भी गुरु हो सकती है। लेकिन आपको जिस चीज़ को हम छूकर महसूस ना कर सकें यानी कि वीर अयोध्या, वीर योद्धा, वीर कोई भी हो सकता है। आपका यहाँ पर शत्रुता होता है, शत्रुता आपका इसका राइट आंसर होगा क्योंकि हम शत्रुता को छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि शत्रुता हमें दिखाई नहीं देती है कैसी होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ए होगा। शत्रुता इसका राइट आंसर ए है। शत्रुता आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। इसी के साथ हम आपके अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं आज के क्रम में कि आप प्रश्न नंबर है आपका, आपका घर जिस शहर में है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा कौन सा भेद सूचित करता है? अब आपको इसको प्रश्न को बताना है। आपका घर जिस शहर में है, मैंने आपको भी बताया था कि अगर आप शहर का नाम पूछा जाए तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है, तो आपको इसका राइट आंसर देना है। देखिए उसने प्रश्न क्या पूछा, आपका घर जिस शहर में है, यानी कि उसने ये नहीं पूछा है, इसने ये नहीं कहा है कि आपको शहर में संख्या बतानी है। जिस शहर में, जैसे आपका घर है कानपुर, आपका घर है आगरा, आपका घर है दिल्ली, ठीक है, आपका घर है औरैया, तो उस शहर का नाम हम संज्ञा के किस रूप में सूचित करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी शहर का नाम व्यक्ति विशेष के तौर पर करते हैं, जैसे कानपुर, आगरा, दिल्ली, औरैया, तो वहाँ पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और अगर खाली अगर ये पूछा जाता कि आप एक शहर में रहते हैं तो शहर में कौन सी संज्ञा है, तो शहर में अगर पूछा जाता तो शहर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, शहर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब आप किसी शहर में रहते हैं उस शहर का नाम जो है वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। जैसे आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, कानपुर में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न में। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, देख लीजिए बहुत सिंपल है, इसमें तो आप सभी लोग बता देंगे अलगाव की स्थिति है, वह मुझसे अलग रहता है, और यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। सभी बच्चों को मैंने अभी बताया है कि भाई अलगाव की स्थिति है, और जब अलगाव की स्थिति होती है, जब किसी से कोई चीज़ अलग रहती है और तुलना होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। और जहाँ पर मैं पेपर कोई चीज़ होती है, यानी किसी के ऊपर कोई चीज़ होती है, रखी होती है या किसी के ऊपर, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। करण कारक यानी कि किसी से के द्वारा का प्रयोग चिन्ह होता है। जब कोई चीज़ किसी के द्वारा की जाती है यानी कि द्वारा का प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपका करण कारक होता है। और संप्रदान कारक यानी कि किसी के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दी जाती है या किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है, रुचि का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हम आपका संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। और अलगाव की स्थिति में और तुलना की स्थिति में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। वह मुझसे अलग रहता है यानी कि मुझसे अलग है, अलगाव की स्थिति है तो अपादान कारक का प्रयोग होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, यानी कि मैंने राधा के लिए जब कपड़े खरीदे हैं
तो जब कपड़ा हम किसी के लिए खरीदेंगे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, यानी कपड़ा हम किसी के लिए खरीदेंगे तो भाई उसको देंगे। जब उसको हम देंगे, किसी कोई चीज़ हमेशा के लिए दी जाती है किसी को, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, मैंने अभी आपको बताया है भाई। जब किसी को कोई चीज़ दी जाती है तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, संप्रदान कारक का, यानी कि अपादान आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, तुलना की स्थिति होती है, वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। जहाँ करण से के द्वारा का प्रयोग होता है वहाँ करण कारक होता है। कर्ता भाई, कर्ता की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ कर्ता कारक होता है। और संप्रदान कारक जब किसी को कोई चीज़ दी जाती है या किसी के लिए कोई चीज़ खरीदी जाती है, उसे देने के लिए ही खरीदी जाती है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं हम। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। और इसी क्रम में हम आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज गणित की ये आपका लगभग आज का आखिरी सवाल होगा। आज का ये आखिरी सवाल होगा आपका। और आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य, जब भाई ये अब वाक्य से आ गया आपका प्रश्न। मैंने आपको कल बताया था कि जो वाक्य होते हैं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया वाक्य जो होते हैं, वाक्य आपके रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर आपके वाक्य जो हैं 3 प्रकार की हैं और अर्थ के आधार पर हैं। बहुत ये पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य, बहुत ज़्यादा कि अर्थ के आधार पर। देखिए यह पुराने प्रैक्टिस सेट उठाकर उसमें देखिए पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने विध होते हैं। अक्सर परीक्षाओं में यूपी SSS की जो परीक्षाएं हैं, यूपी कांस्टेबल है, RO है, जैसी आपकी यूपी टेट है, CTET है, जैसी परीक्षाएं जो आपकी होंगी उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने विध होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उसी में 8 प्रकार में आपके 4 प्रकार ये लिखे हुए हैं और 4 प्रकार आपके और होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। आज्ञावाचक वाक्य, जब किसी को कोई चीज़ की आज्ञा दी जाती है वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। हे जाओ वहाँ से मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, यहाँ पर मैंने उसे आज्ञा दी, तो यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। निषेधवाचक वाक्य, यानी कि जहाँ पर जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है वहाँ पर हमेशा निषेधवाचक का वाक्य का प्रयोग होता है। यह अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के 8 भेद में से 4 भेद आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 4 भेद आपके और हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इच्छावाचक वाक्य, मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में कि जहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाती है कि मेरी इच्छा है कि तुम्हें दीर्घ आयु हो, तुम सफल हो आगे जीवन में, यानी कि तुम जीवन में सफल हो, वहाँ पर मैंने इच्छा व्यक्त की है। वहाँ पर जहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाती है वहाँ पर हमेशा इच्छावाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जहाँ पर प्रश्नवाचक यानी कौन, क्या, कब जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, कौन, क्या, कब जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका बताते हैं कि इसमें मैंने अभी बताया कि निषेधवाचक वाक्य, यानी कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नहीं का प्रयोग हुआ है, ये देखिए आप, मैंने क्या कहा है कि जहाँ पर नहीं का प्रयोग होगा वहाँ पर हमेशा ही निषेधवाचक वाक्य होगा। आप निसंदेह वहाँ पर आप निषेधवाचक वाक्य लगा दीजिए, 100% आपका राइट आंसर ही होगा। जहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई आज्ञा दी जाती है वहाँ पर आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है। और जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कौन, क्या, कब आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ पर आपकी इच्छा यानी कि किसी चीज़ की इच्छा व्यक्त की जाती है वहाँ पर आपका हमेशा इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग होता है। और आप आज के प्रश्न यहीं तक हैं और अर्थ के आधार पर आपको 8 भेद याद रखना है। ठीक है बेटा, और आपके जो मैं अभी 4 भेद और जो बचे हैं अर्थ के आधार पर, यानी कि वे भी बता दें आपको। इसमें एक विधिवाचक वाक्य का प्रयोग होता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति विधिवाचक वाक्य यानी फिर जहाँ पर कोई विधिवाचक वाक्य की विशेषता होती है, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है वहाँ पर, यानी कि निश्चित तौर पर होना पाया जाता है, वहाँ पर विधिवाचक वाक्य होता है। जैसे कि राम और श्याम परीक्षा देने चले गए, यानी कि राम और श्याम जब परीक्षा देने गए तो वहाँ पर किसी बात का होना पाया गया, वहाँ पर विधिवाचक वाक्य होता है। और निषेधवाचक वाक्य आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जहाँ पर नहीं का प्रयोग होता है वहाँ पर हमेशा निषेधवाचक वाक्य का प्रयोग होता है।
अर्थक वाक्य जो आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जहाँ पर जिस वाक्य में आपको आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध होता है, वहाँ पर हमेशा आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, मैंने आपको आज्ञा दी, यानी कि मैंने आपसे कहा शीघ्र जाओ, वहाँ पर गाड़ी आपकी छूट जाएगी। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, मैंने आपको आज्ञा दी, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव का प्रकट होता है, मैंने आपको चिन्ह लगाया है कि जहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न का चिन्ह लगा होता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि आपको उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, क्या है, कौन है, कब है, कैसे है, कहाँ है, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगला आपका इच्छावाचक वाक्य, यानी कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है इच्छावाचक वाक्य, यानी कि इच्छावाचक वाक्य कहाँ पर होता है, जिस वाक्य में इच्छा या आशीष के भाव का बोध होता है, वहाँ पर इच्छावाचक भाव होता है। जैसे दीर्घायु हो, आप धनवान बने, यहाँ पर मेरी इच्छा है कि आप धनवान बने, तो वहाँ पर हमेशा इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन विधिवाचक वाक्य में जहाँ पर किसी वाक्य का होना पाया जाता है, वहाँ पर विधिवाचक वाक्य का प्रयोग होता है। जैसे राम और श्याम परीक्षा देने गए। और आपका अगला वाक्य होगा और पांचवा छठवां प्रकार होगा, जो आप 4 प्रकार आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, पांचवा ये मान लीजिए, छठवां ये मान लीजिए, आपका छठवां होगा संदेहवाचक वाक्य, यानी कि संदेह, जहाँ पर किसी चीज़ का संदेह होता है, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे कि श्रुति या आरती मुझे भूल चुकी होगी, यानी जैसे कि कल्लू मुझे भूल चुका होगा, यानी कि श्याम मुझे भूल चुका होगा, वहाँ पर संदेह है, मुझे क्लियर नहीं है कोई भूल चुका होगा कि नहीं भूल चुका होगा, लेकिन जैसे श्याम मुझे भूल चुका होगा या आरती मुझे भूल चुकी होगी, वहाँ पर संदेह का प्रयोग होता है, तो संदेहवाचक वाक्य होता है। जहाँ पर किसी चीज़ का संदेह हो कि वह जा चुका होगा, श्याम जा चुका होगा, यानी कि संदेह है, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य का प्रयोग होता है। 7 नंबर आपका है संकेतवाचक, जहाँ पर किसी वाक्य में संकेत का बोध होता है, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य यानी कि संकेतवाचक वाक्य में आपका जहाँ पर किसी संकेत का बोध हो, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूँ, यानी कि आप पर डिपेंड कर दिया है कि यदि तुम कन्याकुमारी चलोगे तो मैं भी चलूँगा, यानी कि संकेत दे रहा है कि भाई अगर आप कन्याकुमारी चलेंगे तो हम भी कन्याकुमारी ही चलेंगे, अगर आप उत्तराखंड चलेंगे तो हम भी उत्तराखंड ही चलेंगे। यह संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। जब कोई वाक्य संकेत का बोध कराता है तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य ही होता है। 8 नंबर आपका वाक्य है, ये आपके अर्थ के आधार पर आपके आज 8 वाक्य मैंने बता दिए हैं, और जो रचना के आधार पर आपके 3 वाक्य हैं, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये हम आपको कल बताएंगे। और आपका 8वां जो वाक्य है विस्मय आदि वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था अभी करता मैं संबोधन, उसी में सही संबोधन उसमें होता है, और यहाँ पर विस्मय वाक्य होता है, यानी कि विस्मयवाचक वाक्य। यह जहाँ पर विस्मय आदि का चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर विस्मयवाचक का प्रयोग होता है। जैसे कि आहा कैसा सुहाना मौसम है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि अरे का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर हमेशा विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अरे, रे, हे, भो जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, और आपको कैसी लगी मेरी क्लास ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह इतनी बेहतरीन क्लास है कि मैंने आपके लिए इसमें सब कुछ झोंक दिया है। ये समझिए आपको इसमें आपका यूपी पैट या यूपी SSSC, यूपी कांस्टेबल या ROALE जैसी अन्य परीक्षाएं, यूपी टेट, CTET जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 या 4 नंबर क्लियर होंगे। आपको देखना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।